नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। मैं रवि आपका स्वागत करता हूं आपके YouTube चैनल सरकारी जॉब अलर्ट पे। दोस्तों, आज का वीडियो बहुत शानदार रहने वाला है क्योंकि आज का जो वीडियो है, जिस नोटिफिकेशन के बारे में मैं बताने वाला हूं, तो दोस्तों वो एक सेंट्रल का नोटिफिकेशन है, यानी सेंट्रल जॉब है और साथ में वो गजेटेड अधिकारी वाली पोस्ट है। तो दोस्तों, जो भी स्टूडेंट कंपटीशन में तैयारी कर रहे हो, तो दोस्तों तैयार हो जाए इस नोटिफिकेशन के लिए। और दोस्तों, हमारी वीडियो को लास्ट तक अंत तक देखें, जिससे कोई भी स्टूडेंट अगर इस पोस्ट के लिए एलिजिबिलिटी रखता है, योग्यता रखता है, तो दोस्तों इस फॉर्म को भरे और साथ में लास्ट के अंत तक पूरा प्रोसीजर देखे कि जो ये वैकेंसी आई है, जिस वैकेंसी का नोटिफिकेशन आया है, उसके लिए योग्यता, फॉर्म की डेट कब से ओपन होने वाली है और लास्ट डेट क्या रहने वाली है, साथ में सिलेक्शन का क्या प्रोसीजर रहने वाला है, ये सारी कंप्लीट डिटेल आपको इस वीडियो में मिलेगी। तो दोस्तों, आइए जुड़ जाइए हमारे चैनल से। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट जरूर कीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो दोस्तों जिस वैकेंसी का नोटिफिकेशन में बताने वाला हूँ, उसका जो नोटिफिकेशन है, पीडीएफ है, वो आपके सामने है। तो दोस्तों, आप देख के समझ ही गए होंगे कि कौन सा डिपार्टमेंट रहने वाला है, कौन सा विभाग रहने वाला है। तो दोस्तों, आपका जो ये विभाग है वो इसरो रहने वाला है। इसरो अंतरिक्ष विभाग, भारत सरकार। ठीक है दोस्तों, इसरो का पूरा नाम है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। हिंदी में अगर बोला जाए तो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन। तो दोस्तों, ये अपने भारत की एक अंतरिक्ष विभाग की बहुत बड़ी विभाग है। ठीक है, इसरो जैसे अपने डिफेंस लेवल की बात करें तो डीआरडीओ का नाम आता है, वहीं पे अगर अंतरिक्ष लेवल की बात करें, अंतरिक्ष विभाग में की बात करें, तो दोस्तों इसरो का नाम सबसे पहले आता है। तो दोस्तों आप देख सकते हो, ये इसरो का पूरा लोगो है। ठीक है, अंतरिक्ष विभाग, भारत सरकार। ठीक है, ये अपनी पूरी फुल फॉर्म है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। ओके, यहाँ पे आप दोस्तों जिस पोस्ट का नोटिफिकेशन निकला है यहाँ पे दिया गया है। ठीक है, यानी वैज्ञानिक या अभियंता, आप साइंटिस्ट बोल सकते हो या इंजीनियर बोल सकते हो। ठीक है, यहाँ पे अब डिपार्ट जो ब्रांच है आपकी, वो भी यहाँ पे दे दी गई है, इलेक्ट्रॉनिक, मैकेनिक और कंप्यूटर साइंस। ये आपकी तीन ब्रांच है, तीन ब्रांच में आपकी वैकेंसी निकली हुई है। ठीक है, इसमें आपका बीई यानी बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग, बीटेक, बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी या इसके समक्ष जो भी कोई डिग्री हो, तो दोस्तों वो इसके लिए मांगी गई है। तो दोस्तों, ये तो एक बिल्कुल नॉर्मल चीजें बता दी गई है कि आपको कौन सी पोस्ट यहाँ पे निकली हुई है इसरो में। ठीक है, और ब्रांच कौन सी रहने वाली है और आपकी योग्यता क्या है। तो दोस्तों, डिटेल में नीचे बात करेंगे कि डिटेल में आखिर योग्यता का क्या प्रोसीजर रहने वाला है, सिलेक्शन का क्या प्रोसीजर रहने वाला है। ठीक है, यहाँ पे आप देखे हो कि आपकी जो साइंटिस्ट वाली पोस्ट है उसके लिए जो पे मैट्रिक्स है वो क्या रहने वाली है। तो दोस्तों, यहाँ पे जो आपकी पे मैट्रिक्स है वो लेवल 10 की रहने वाली है। ठीक है, और साथ में ये जो सिलेक्शन प्रोसीजर है वो गेट के स्कोर के आधार पे होगा। ठीक है, ये आप देख सकते हो, लेवल 10 ऑफ पे मैट्रिक्स। ठीक है, फील्ड बेस्ड ऑन गेट स्कोर, यानी जो भी स्टूडेंट बीटेक हो, बीई हो, तो दोस्तों उन्होंने आपके गेट का आपका एग्जाम लगता है तो उसके स्कोर के आधार पर ही यहाँ पे सिलेक्शन होगा। और ये ग्रुप ए की पोस्ट है, गजेटेड पोस्ट है। तो दोस्तों, आप देख सकते हो, आपको डायरेक्ट गजेटेड पोस्ट मिल रही है, ऑफिसर लेवल की पोस्ट मिल रही है, साथ में ग्रुप ए की पोस्ट है। और यही नहीं, आपको साइंटिस्ट वाली पोस्ट है ये। तो दोस्तों, कौन नहीं चाहेगा साइंटिस्ट बनना। जो भी डिग्रीधारी है, बीटेक या बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग, सब चाहते हैं कि वो कहीं ना कहीं एक अच्छे लेवल पे पहुंचे, साइंटिस्ट बने। ठीक है, तो दोस्तों अब डिटेल में बात करते हैं कि आपकी जो ये वैकेंसी है। ठीक है, साथ स्टार्टिंग में बात करेंगे इलेक्ट्रॉनिक्स की। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक्स में साइंटिस्ट बोलो या इंजीनियर बोलो, तो दोस्तों इसकी जो टोटल वैकेंसी है वो यहाँ पे 22 देखने को मिल रही है। ठीक है, और यहाँ पे आप देख सकते हो तैनाती के लिए संभावित केंद्र या यूनिट, यानी आपकी जो पोस्टिंग है वो कहाँ होगी। तो दोस्तों, आपकी जो 22 पोस्ट है उनके लिए जो सेंटर दिए गए हैं, या एक तो बेंगलोर है। ठीक है, HSFC ये आपकी लेब होती है, इसरो की लेब्स है बेंगलुरु में। ठीक है, आपके हैदराबाद में लेब है NRSC, अहमदाबाद में है SAC, श्रीहरिकोटा में है SDSC SHAR। ठीक है, तिरुवनंतपुरम में मिलेगी आपको VSSC। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे आपको देख सकते हो, आपकी टोटल जो लेब यहाँ पे दी गई है, टोटल यहाँ पे लगभग 5 आपकी लेब है जो कि इलेक्ट्रॉनिक्स, साइंटिस्ट, इंजीनियर की निकली हुई है। और टोटल वैकेंसी यहाँ पे आपको 22 देखने को मिल रही है। ठीक है, आप जब भी कोई 22 स्टूडेंट यहाँ पे सेलेक्टेड होते हैं, तो दोस्तों ये आपके ये केंद्र है, यूनिट है, लेब्स है, यहाँ पे आप पोस्टेड होगे लास्ट में। ठीक है, इसके बाद में बात करेंगे मैकेनिकल इंजीनियर की, साइंटिस्ट की। तो दोस्तों इसकी वैकेंसी आपको देखने को मिलेगी 33। ठीक है, और आपकी जो पोस्टिंग है वो यहाँ पे देख सकते हो, बेंगलोर में हो सकती है, महेंद्रगिरी में, अहमदाबाद में, श्रीहरिकोटा, तिरुवनंतपुरम और वलियमल्ला। तो दोस्तों ये आपकी लैब से यहाँ पे आपकी पोस्टिंग होगी, जो भी कोई स्टूडेंट मैकेनिकल पोस्ट से अप्लाई कर रहा है। ठीक है, वहीं पे बात करते हैं आपके कंप्यूटर साइंस बेस से जो साइंटिस्ट के लिए अप्लाई कर रहा है। तो दोस्तों उनके लिए बेंगलोर है, हासन है, हैदराबाद और अहमदाबाद, ये आपकी लैब है जहाँ पे आपको पोस्टिंग मिलेगी आफ्टर दैट लास्ट सिलेक्शन के। ठीक है,
इसके बाद में दोस्तों एजुकेशन क्वालिफिकेशन पे आ जाता है जो मेन है। ठीक है दोस्तों, अब दोस्तों कैंडिडेट जो भी हमारी वीडियो को देख रहे हैं, तो दोस्तों वीडियो के अंत तक बने रहिए, सारी चीजें मैं क्लैरिफाई करूंगा वन बाय वन, और आपको बिल्कुल जो आपको कॉम्प्लिकेटेड चीजें लगती है वो बिल्कुल सिंपल तरीके से समझा दूंगा। ठीक है, यहाँ पे बात करते हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन की। स्टार्टिंग में बात करेंगे इलेक्ट्रॉनिक्स की। ठीक है, यहाँ पे दोस्तों जो क्वालिफिकेशन है वो सब सेम रहने वाली है, बस आपकी ब्रांच का फर्क पड़ेगा। ठीक है, मैं वापस बोल रहा हूँ, क्वालिफिकेशन आपकी सेम रहने वाली है, आपका फर्क पड़ेगा सिर्फ आपकी ब्रांच का। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक्स की बात करते हैं दोस्तों, यहाँ पे साफ दिया गया है न्यूनतम 65% अंक। ठीक है, ब्रैकेट में सभी सेमेस्टर का औसत, यानी आपकी सेमेस्टर वाइज अगर कोई बीटेक या बीई है, ठीक है, तो दोस्तों उनमें आपका जो सेमे या तो ईयरली या सेमेस्टर जो एवरेज आपकी परसेंटेज बनती है, वो आपकी परसेंटेज मांगी गई है यहाँ पे 65%। आपके पॉइंट स्केल पे भी आपकी डिग्री का रिजल्ट होता है 10 पॉइंट स्केल। ठीक है, आपके 10 पॉइंट स्केल में से 6.84 का यहाँ पे इस पॉइंट स्केल सीजीपीए मांगा गया है। ठीक है, ये दो आपके क्राइटेरिया है डिग्री के। इसके बाद में बात करेंगे आपके मैकेनिकल ब्रांच की, तो दोस्तों मैकेनिकल ब्रांच में भी आपकी सेम योग्यता यहीं पे दी गई है। ठीक है, आपका ऑल ओवर जो एवरेज परसेंटेज है वो 65 रहना चाहिए, और सीजीपीए की बात करें तो यहाँ पे आपका 6.84 सीजीपीए के साथ आपकी बीटेक जो डिग्री है वो कंप्लीट होनी चाहिए। यही आपका प्रोसीजर रहने वाला है कंप्यूटर साइंस में, कोई आपका फेरबदल नहीं है, सेम आपका योग्यता मांगी गई है। अब बात करेंगे दोस्तों, ये तो डिग्री की बात थी, अब आती है आपकी गेट क्वालिफिकेशन पे। तो दोस्तों स्टार्टिंग में मैंने बोल दिया था आपका जो सिलेक्शन प्रोसीजर है वो गेट के स्कोर के बेस्ड रहने वाला है। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो आपका जो गेट स्कोर मांगा गया है, आपका जो रिलेटेड आपकी ब्रांच है उसमें आपकी गेट स्कोर होना चाहिए। ठीक है, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच हो या फिर मैकेनिकल या फिर इलेक्ट्रिकल हो। ठीक है, इसके बाद में दोस्तों यहाँ पे दिया गया है कि आपका जो विद्यालय द्वारा निर्धारित पाठ्यक्रम की निर्दिष्ट अवधि के अंदर स्नातक पूरा किया होना चाहिए, यानी आपकी जो डिग्री है वो पहले से ही कंप्लीटेड होनी चाहिए। ठीक है, कंप्लीटेड नहीं होगी तो दोस्तों आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पे आपको बाहर कर दिया जाएगा। ठीक है, इस चीज का आपको ध्यान रखना, आप लास्ट सिलेक्शन से रह जाओगे। इसके बाद में दोस्तों काफी इसमें और चीजें भी काफी दी गई है, जो मेन डाटा था आपको मैंने क्लैरिफाई कर दिया है आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन के रिलेटेड। ठीक है, आपकी जो डिग्री है वो कंप्लीटेड होनी चाहिए, और आपका गेट स्कोर है वो आपके पास होना चाहिए। ठीक है, विदाउट गेट स्कोर आपका यहाँ सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। ठीक है, इसके बाद में दोस्तों यहाँ पे ड्यूअल डिग्री या इंटीग्रेटेड डिग्री का भी यहाँ पे प्रोग्राम लिखा हुआ है, वो भी यहाँ पे आप देख सकते हो, जिन्होंने भी ड्यूअल डिग्री यानी बीटेक एमटेक वाली डिग्रियां होती है। ठीक है, तो वो भी इसमें अलाउ हो जाओगे। ठीक है, बस आपको जो क्वालिफिकेशन है परसेंटेज और सीजीपीए का वो क्राइटेरिया आपको यहाँ पे पूरा करना पड़ेगा। ठीक है, साथ में लास्ट वही चीज आपकी जो डिग्री है वो टाइम पे कंप्लीट हो जानी चाहिए, और आपका गेट स्कोर आपके पास में होना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पे जो एज का क्राइटेरिया यहाँ पे देख सकते हो, आपका एज का क्राइटेरिया 19 मई 2025 को आप 18 वर्ष के हो जाने चाहिए, है ना, यानी मिनिमम जो मैक्सिमम यहाँ पे दिया गया है, ठीक है, वो आपका 28 साल दी गई है। इसके बाद में दोस्तों जो कैटेगरी वाइज डिपेंड करता है, ठीक है, या अगर कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, एक्स सर्विसमैन है, या पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी यानी फिजिकल हैंडीकैप पर्सन है, ठीक है, साथ में अदर और कोई कैंडिडेट है, तो उनको उनके कैटेगरी के अकॉर्डिंग रिलैक्सेशन दिया गया है, तो वो ऐसी चिंता ना करे। मैक्सिमम आपके 28 है, 28 के बाद में जो कैटेगरी वाइज रिलैक्सेशन मिलता है, ठीक है, वो चीजें अलग दी गई है। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हो वापस से इसमें क्लेरिफाई किया गया है। ठीक है, मैं वापस से आपको बता देता हूँ, महत्वपूर्ण निर्देश है, अभ्यर्थी को कैंडिडेट को 2024-2025 के वेद स्कोर के आधार पर साक्षात्कार के लिए चुना जाएगा, यानी आपका इसमें रिटर्न टेस्ट तो होगा ही। ठीक है, अगर किसी के पास में गेट स्कोर कार्ड है तो इसमें जो प्रोसीजर लिखा हुआ है इसके आधार पे आपको डायरेक्ट इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। ठीक है, अगर किसी के पास गेट स्कोर नहीं है, ठीक है, या फिर वैलिड आपका जो वेद स्कोर है वो आपका कम है, तो दोस्तों आपका इसमें रिटर्न स्कोर तो लगेगा, रिटर्न एग्जाम तो लगेगा ही लगेगा, उसके लिए जो नीचे है वो नीचे आपको बता दिया जाएगा। ठीक है, आपका इसमें रिटर्न एग्जाम लगेगा, साथ में आपका इंटरव्यू भी यहाँ पे लगेगा। पर दोस्तों यहाँ पे साफ दिया गया है कि 2024 या 2025 के वैलिड स्कोर के आधार पर, यानी गेट जो आपका गेट स्कोर है उसके आधार पर आपको साक्षात्कार के लिए चुना जाएगा, आपका रिटर्न एग्जाम तो होना ही है। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो गेट प्रश्न पत्र या फिर आपकी जो एलिजिबिलिटी डिग्री है, ठीक है, उसके अनुसार होना चाहिए, यानी आपके सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यानी ब्रांच के अकॉर्डिंग होना चाहिए। साथ में स्टूडेंट को सलाह दी जाती है, यानी आपको स्टूडेंट को पता होना चाहिए कि जो आपका गेट स्कोर है वो जो आप फॉर्म भरते वक्त आपका उसमें गेट स्कोर डालना चाहिए। आप कोई भी स्टूडेंट हो, कभी कभार नॉलेज नहीं होती या फिर जल्दबाजी में आप जो गेट एक अंक होते हैं, ठीक है, गेट अंक और गेट रैंक ये चीजें फिल कर देते हैं फॉर्म में, तो दोस्तों ऐसा नहीं करना है। ये दो चीजें हैं, एक तो गेट अंक और गेट और रैंक आपकी ये चीजें नहीं फिल करनी है फॉर्म में, आपको गेट का स्कोर फिल करना है, क्योंकि जब आपका सिलेक्शन होगा क्राइटेरिया आपका फिल्ट्रेशन होगा इसमें, तो दोस्तों उस समय आपका गेट स्कोर देखा जाएगा। ठीक है, गलती से आपने गेट अंक या गेट जो रैंक होती है उनकी वो अगर फिल कर दी तो दोस्तों आप वहीं पे डिस्क्वालीफाई हो जाओगे, आपको आगे के लिए अपीयर नहीं किया जाएगा नेक्स्ट प्रोसेस के लिए। ठीक है, आपको शॉर्टलिस्ट नहीं किया जाएगा, इसलिए आप फॉर्म को बिल्कुल सही तरीके से बिल्कुल समझ के आराम से पूरा करिएगा। ठीक है दोस्तों, इसके बाद में दोस्तों आगे और देखते हैं कि आवेदन कैसे करें। तो दोस्तों हाउ टू अप्लाई
कि आपका जो फॉर्म है वो किस तरह से आप वहाँ पे भर सकते हो। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हो, आपका इसमें एक पोर्टल आता है राष्ट्रीय वृत्ति सेवा, ठीक है, NCS, ये आपका पोर्टल है। यहाँ पे आपको रजिस्ट्रेशन करना जरूरी है, ठीक है। एक बार आप रजिस्ट्रेशन कर दोगे तो नेक्स्ट टाइम पे जब भी कोई वैकेंसी आएगी, ठीक है, तो आपको बार बार सारी चीजें फिल करने की जरूरत नहीं है, आपका डाटा वन टाइम पे फिल हो जाएगा। यानी एक तरीका आप वन टाइम रजिस्ट्रेशन KYC टाइप का आप यहाँ पे चीजें देख सकते हो, ठीक है। फॉर्म की जो बात है कि कब से स्टार्ट हो रहे हैं, तो दोस्तों फॉर्म आपके स्टार्ट हो चुके हैं 29 अप्रैल, ठीक है, 29 अप्रैल 2025 से आपके फॉर्म स्टार्ट हो गए हैं। वो जो आपकी लास्ट डेट है, लास्ट डेट आपकी रहेगी 19 मई 2025, ठीक है। वापस मैं डेट रिवाइज कर देता हूँ। आपकी जो फॉर्म है स्टार्ट हो चुके हैं, 29 अप्रैल से आपके फॉर्म स्टार्ट हो गए हैं और 19 मई आपकी लास्ट डेट रहने वाली है। इस दौरान अपना जो आवेदन है, आपका फॉर्म है, आप अप्लाई कर सकते हो। जो भी आपकी एलिजिबिलिटी है, जिस ब्रांच से में भी आप अप्लाई कर रहे हो, तो सारे डॉक्यूमेंट आपके पास में होने चाहिए। अगर अपलोड करने के लिए मांगा जाए तो उनका स्कैन करके JPG फॉर्मेट या PDF फॉर्मेट में आपको अपलोड कर देना चाहिए, ठीक है। रजिस्ट्रेशन करते टाइम पे आपको सारी चीजें सही डालनी है, आपका ईमेल ID, मोबाइल नंबर, जिससे फर्दर जो भी कोई इन्फॉर्मेशन आती है डिपार्टमेंट के रिलेटेड तो आपको ईमेल के थ्रू या मोबाइल के थ्रू पता चल जाए, ठीक है दोस्तों। इसके बाद में दोस्तों आगे आते हैं, यहाँ पे अगर कोई स्टूडेंट है या फिर पहले से ही कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, ठीक है, तो दोस्तों उनको NOC भी यहाँ पे लगाना होगा, है ना। अब NOC कौन कौन लगा सकता है, तो दोस्तों कोई भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय, ठीक है, या तो वो सेंट्रल का एम्प्लॉय हो या फिर स्टेट गवर्नमेंट का या फिर PSU यानी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, या फिर कोई भी ऑटोनॉमस बॉडी हो जिसमें वो वर्क कर रहा हो, सर्व कर रहा हो, अपनी जॉब कर रहा हो, तो दोस्तों उसे अपना NOC है, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट है, वो लगाना होगा, ठीक है। आपको इंटरव्यू के टाइम पे या और अगर इसमें अपलोडिंग मांगे फॉर्म फिल करते वक्त, तो उसमें भी आपको अपलोड करना मैंडेटरी है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं कि आपका जो फॉर्म है उसके जब फॉर्म भरोगे तो उसमें आपका अप्लाई वो फीस है वो लगेगी। फीस कितनी लगेगी दोस्तों, यहाँ पे फीस आपकी लगने वाली है 250 रुपये, ठीक है। 250 रुपये आपकी यहाँ पे फीस लगेगी, जो कि आपका नॉन रिफंडेबल होगा, ठीक है। इसके बाद में आपका जो मोड है, पेमेंट मोड है, वो आपकी नेट बैंकिंग, UPI, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड इत्यादि से आप जो आपका पेमेंट मोड है वो होगा, ठीक है। इसके बाद में दोस्तों यहाँ पे रिमेनिंग जो कैंडिडेट की बात करते हैं, जैसे SC ST की बात करते हैं, तो दोस्तों उनको यहाँ पे शुल्क में छूट दी गई है, ठीक है, शुल्क में छूट दी गई है। और कि अगर किसी कैंडिडेट उन जो लास्ट डेट है उसमें पेमेंट नहीं कर पाता, तो दोस्तों उनकी जो लास्ट डेट है पेमेंट करने की वो 21 मई रखी गई है। लास्ट डेट आपकी फॉर्म फिल करने की 19 मई है और आपकी पेमेंट करने की लास्ट डेट आपकी 21 मई रखी गई है। तो दोस्तों 21 मई तक आपको जो पेमेंट है वो कर देना है, ठीक है। इसके बाद में दोस्तों जैसे मैंने बोला कि आपका जो 21 लास्ट डेट है पेमेंट करने की, ठीक है, वो आप कर सकते हो। साथ में आपको जो रिमेनिंग कैटेगरी है SC ST, ठीक है, उनको यहाँ पे छूट दी गई है, ठीक है। इसके बाद में और देख लेते हैं, जैसे मैंने अभी बताया कि आपको SC ST एक्स सर्विसमैन और PWD कैंडिडेट और साथ में सभी महिलाएं, उनको यहाँ पे उनको जो फीस लग रही है आपको उसमें छूट है, तो वो टेंशन ना लीजिए, अपना फॉर्म जरूर अप्लाई करें अगर वो एलिजिबिलिटी रखती है तो। और अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि वो एक ही पोस्ट के लिए एक ही आवेदन करे, जिससे आगामी जो भी कोई अगर कोई फर्दर इंक्वायरी हो या फिर कोई भी चीज हो तो आपका फॉर्म रिजेक्ट ना हो। एक पोस्ट के लिए एक भी बार अप्लाई कर सकते हो आप। में आपका जो फोटो है, पासपोर्ट साइज फोटो और साइन, ये चीजें आपको बिल्कुल सही यहाँ पे अपलोड करनी है, ठीक है। चयन का प्रक्रिया यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे पूरा दिया गया है, ठीक है। आपको न्यूनतम अर्हता आवश्यकता यानी आपकी जो भी डिग्री और गेट का स्कोर मांगा गया है वो तो यहाँ पे मैंडेटरी है, जरूरी है, ठीक है। यहाँ पे दिया गया अभ्यर्थियों को साक्षात्कार के लिए स्वतः ही अर्हता नहीं बनाती है, ठीक है। साक्षात्कार के लिए अभ्यर्थियों को जो चयन है उनका सिलेक्शन है 1:7 के रूप में गेट के स्कोर पे किया जाएगा, ना कि गेट के अंक और गेट की रैंक के आधार पे। दोस्तों इस चीज के लिए पहले ही मैंने आपको क्लियर कर दिया है, ठीक है। यानी आपका गेट का स्कोर ही वहां पे फिल होगा, उसी के आधार पे आपका सिलेक्शन होगा। और सिलेक्शन का जो प्रोसीजर वो यही रहेगा, आपका 1:7, यानी आपको एक पोस्ट के लिए 7 कैंडिडेट का सिलेक्शन किया जाएगा, ठीक है। अब साथ में आपको जो एक मिनिमम क्वालिफिकेशन है, क्वालिफाइंग चीज है, वो क्या होनी चाहिए, तो दोस्तों यहाँ पे लिखा हुआ है कि तकनीकी शैक्षणिक ज्ञान जो कि आपका 40 मार्क्स का रहने वाला है। विशेषज्ञता तकनीकी क्षेत्र से संबंधित जो सामान्य जागरूकता है वो 20 अंक की है, ठीक है। प्रस्तुति संचार कौशल 20 अंक का और बोध गम्यता 10 अंक और शैक्षणिक उपलब्धियां 10 अंक। इस तरह से आपका टोटल 100 मार्क्स हो जाता है और 100 क्वेश्चन हो जाते हैं। इस जो आपका रिटर्न एग्जाम है वो इसमें इस तरह से आपका लगने वाला है, जो ठीक है। इसके बाद में मिनिमम मिनिमम जैसे मैंने बोला कि आपका जो क्राइटेरिया है वो क्या होना चाहिए, तो दोस्तों साक्षात्कार में कम से कम 60 अंक लाने होंगे, ठीक है। जो आपका रिटर्न एग्जाम है उसके लिए ये पूरा मिनिमम क्वालिफाई मार्क्स दिए हैं कि 60 अंक तो आपके लाने होंगे। वहीं पे अगर कोई कैंडिडेट फिजिकल हैंडीकैप पर्सन है तो उनको 50 अंक लाने होंगे, ठीक है। और साथ में अंतिम पैनल तैयार करने हेतु गेट स्कोर को 15% अधिभार, ठीक है, और साक्षात्कार का 15% अधिभार दिया जाएगा। यानी आपका जो लास्ट में वेटेज दिया जाएगा वो वेटेज आपका 50-50% रहेगा। 50% आपका गेट का स्कोर लिया जाएगा और 50% आपका जो इंटरव्यू का है उसका लिया जाएगा। उसके आधार पे आपका सिलेक्शन होगा, ठीक है। इसके बाद में और देख लेते हैं, वेतन भत्तों की बात करते हैं। स्टार्टिंग में बता दिया है आपकी जो पोस्ट है वो एक साइंटिस्ट और इंजीनियर की रहने वाली है और उनका जो पे मैट्रिक्स लेवल है वो L10 रहने वाला है।
मिनिमम सैलरी की बात करते हैं कि आपकी मंथली मिनिमम सैलरी कितनी रहने वाली है, तो दोस्तों मिनिमम सैलरी रहने वाली है यहाँ पे 56,100, ठीक है, 56,100 आपकी प्रतिमाह न्यूनतम प्रतिमाह सैलरी रहने वाली है। तो दोस्तों इसके अलावा आपको जो अलाउंस है वो भी मिलेगा, डीए, एचआरए, ठीक है, और साथ में काफी चीजें डिपार्टमेंट के थ्रू, इसरो के थ्रू काफी अलाउंस जुड़ जाते हैं। तो दोस्तों आपको जो सैलरी है मंथली 56,000 मिलेगी। इसके बाद जो अलाउंस जोड़ेंगे तो दोस्तों जो आपकी सैलरी है वो आपकी 70 और 75 के अप्रोक्सीमेट आपकी सैलरी बन जाएगी, ठीक है। तो दोस्तों ये आपके अलाउंस पे डिपेंड करते हैं, और साथ में आपकी जहाँ पोस्टिंग होती है वो डिपेंड करता है कि वहाँ पे कौन सी जगह पोस्टिंग हो रही है और आपको जो अलाउंस है वो किस तरह से मिल रहे हैं। दोस्तों आपके ये मान के चलिए 70 से 80 आपकी मंथली सैलरी हो जाएगी आपके बेसिक पे, और साथ में आपके अलाउंस एड होके, ठीक है दोस्तों। इस तरह से आपका ये पेमेट्रिक्स से आपकी जो सैलरी है वो इस तरह से रहने वाली है। साथ में दोस्तों इसमें एक चीज और एक्स्ट्रा दी गई है आपके लिए, बहुत ही शानदार है। वो ये चीज है, इसरो द्वारा प्रोवाइड किया जाता है क्या, इसरो प्रोवाइड्स एक्सीलेंट अपॉर्चुनिटी फॉर कैरियर ग्रोथ, ठीक है, अंडर इट्स प्रोग्रेसिव मेरिट प्रमोशन स्कीम। यानी इसरो क्या है, आपके लिए अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करवाता है, ठीक है, किसके लिए, आपकी जो प्रमोशन होता है उसमें मेरिट में अच्छे आ सको, प्रमोशन आपका टाइम पे हो सके, उसके लिए आपको बहुत सारी चीजें अपॉर्चुनिटी यहाँ पे जो इसरो है वो देता रहता है, ठीक है। यहाँ पे दिया गया है वेयर इन प्रमोशन टू हायर लेवल, ठीक है, तो अवेलेबिलिटी वैकेंसी रेस्पेक्ट ऑफ साइंटिफिक एंड टेक्निकल पोस्ट, मेरिटलेस कैंडिडेट कैन राइज हायरार्किकली थ्रू पीरियडिक मेरिट बेस्ड परफॉर्मेंस। तो दोस्तों होता क्या है, आपके पास में यहाँ जैसे जैसे आप का पद बढ़ता है, ठीक है, प्रमोशन होता जाता है, और प्रमोशन में पहले तो आपका जो मेरिट लिस्ट है कम होती है, जब आप 2-3 प्रमोशन आप हो जाते हैं, उसके बाद में आपकी जो टेक्निकल डिग्री है, आपके पूरा करियर का आपका जो 2-3 साल दे देते हो या जितनी साल आपको हो जाती है, तो दोस्तों आपका उसमें मेरिट लिस्ट में जो प्रमोशन है वो होना बहुत मुश्किल हो जाता है। उस टाइम पे आपको बहुत सारी चीजें होती है जो आपको एक मेरिट लाने के लिए प्रमोशन में भी, ठीक है, वो बहुत मेहनत करनी होती है, बहुत सारी चीजें आपको अगर डिग्री आपकी कम है, ओनली बीटेक डिग्री है, तो दोस्तों उससे काम नहीं चलता, क्योंकि जैसे ही अगर कोई किसी कैंडिडेट के पास में मान लो 4 कैंडिडेट है, ठीक है, अगर नेक्स्ट प्रमोशन होना है तो उनके लिए भी इंटरव्यू कंडक्ट होता है, ठीक है, और इंटरव्यू में दोस्तों सारी चीजें देखी जाती है, आपकी जो अब तक की आपकी सर्विस होती है उसकी परफॉर्मेंस देखी जाती है, ठीक है, साथ में आपके पास में कौन कौन सी डिग्री है, ठीक है, और आपने क्या क्या चीजें और एक्स्ट्रा अचीव करी है, ये सारी चीजें आपको मेरिट में जो प्रमोशन होता है स्कीम में, मेरिट प्रमोशन स्कीम, उसमें काफी हेल्पफुल रहता है। तो दोस्तों इस तरह से आपका ये चीजें रहती है, ठीक है। आगे और देख लेते हैं, आगे और दोस्तों यहाँ पे बहुत सारी चीजें दी गई है मेन, ठीक है, ये आपको मैं वैसे सारी चीजें नॉर्मल है, जनरल चीजें जो आपको मैंने सारी चीजें बता दी है, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पे लिंक दिया गया है, ठीक है, इसरो का http://www.isro.gov.in/isro-center.html। तो दोस्तों ये आपका वेबसाइट का लिंक है, इस पे क्लिक करोगे तो सारी चीजें आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगी, क्या डाटा आपके दिया गया है, क्या क्या चीजें है, कौन कौन सी लैब है। तो जो पूरा नोटिफिकेशन का पूरी डिटेल है वो कंप्लीट हो जाती है। आपके फॉर्म में जो स्टार्ट हो रहे हैं वो पहले ही क्लियर कर देता हूँ, वापस बता देता हूँ, 29 अप्रैल से आपके फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं। लास्ट डेट आपकी 19 मई रहने वाली है, और साथ में पेमेंट की जो लास्ट डेट है वो 21 मई रखी गई है। तो दोस्तों सारा प्रोसीजर और सारे जो मेन पॉइंट है आपको बताने के लिए सारी चीजें आपको क्लेरिफाई कर दी है। लिंक आपको हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा अप्लाई करने का, ठीक है, और या फिर आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप है उसको ज्वाइन कर सकते हो, उसमें भी आपको ये पूरी पीडीएफ और साथ में अप्लाई करने का लिंक भी आपको यहाँ पे मिल जाएगा। तो दोस्तों टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, किसी भी अगर कैंडिडेट को कोई भी कंफ्यूजन होता है, क्वेरी होती है, वो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकता है, उसका जवाब आपको टाइम पे मिल जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों जो भी स्टूडेंट अब तक वीडियो को देख रहे हैं, अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो दोस्तों इसी तरीके से हमारे जो चैनल है उस पर नई नई वैकेंसी का नोटिफिकेशन आता रहता है, आप हमारे चैनल से जुड़िए, आपको जो भी कैंडिडेट जिस भी फील्ड से है, तो दोस्तों हर टाइप की वैकेंसी का जो नोटिफिकेशन है मैं हमेशा लाता रहता हूँ। मैं कोशिश करता हूँ कि जो भी वैकेंसी का नोटिफिकेशन आए, चाहे वो नंबर ऑफ वैकेंसी कितनी कम क्यों ना हो, तो उसका नोटिफिकेशन मैं जरूर लाता हूँ। तो दोस्तों हमारे ये चैनल से जुड़े रहिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में हमारे टेलीग्राम को भी सब्सक्राइब कर ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि बहुत सारी जो नॉलेज वो सूचना होती है मैं डायरेक्टली टेलीग्राम पे अपलोड कर देता हूँ, ठीक है, क्योंकि कई बार वीडियो बनाना नहीं हो पाता, ठीक है, तो उनकी डिटेल मैं टेलीग्राम पे अपलोड कर देता हूँ। तो दोस्तों इस वीडियो को मैं यही समाप्त करता हूँ, मिलता हूँ नए अपडेट, नई नोटिफिकेशन, नए रिजल्ट के साथ में। धन्यवाद, जय हिंद।